नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो से हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर नंबर 12 है आपकी क्लास 8 का। और तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कुछ आपको इस चैप्टर को करने से पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है इस चैप्टर को करने से पहले, क्योंकि उनके बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हो सकता है किसी किसी बच्चे को ये वाला चैप्टर पहले से आता है, यानी कि जो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ वह पहले से आता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे जो आपको दोबारा से रिपीट करवा रहा हूँ वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में है और पहला है यहाँ पे बेसिक सा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ये आपको पता ही है। काउंटिंग नंबर्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। आसान भाषा में कहे तो ये होता है हमारा काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स है सो ये चालू होता है 1 2 3 4 5। अब क्या मैं इसको ऐसे लिखता जाऊँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। लाख करोड़ जितने भी नंबर है ना, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये इन्फिनाइट तक जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे डॉट 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 करके या फिर इन्फिनाइट का साइन शो कर देता हूँ। अब कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ मैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स जो है आप ही देख रहे हैं कि काउंटिंग नंबर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने ज़ीरो नहीं लिखा है। ज़ीरो अगर लिखूँगा तो ये होल नंबर्स बन जाएगा, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं जिनमें ज़ीरो इंक्लूड होता है और वो काउंटिंग नंबर के साथ इन्फिनाइट तक जाते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगाता तो ये होल नंबर्स बन जाता। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। और अगर मैं आपको 2-3 फैक्ट बताऊँ तो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आने वाले हैं, कभी भी नेगेटिव में नहीं चलेंगे। सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये ना ही कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाएंगे नेचुरल नंबर्स, कभी भी ना ही फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाएंगे ये। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये ना ही डेसिमल में आएंगे, ना ही ये डेसिमल में आएंगे कभी, ठीक है, ना ही ये डेसिमल में आएंगे। तो ये आपको ये कुछ फैक्ट्स पता चल गया नेचुरल नंबर्स के बारे में। और नेचुरल नंबर्स आपको तो पहले से पता ही था कि होता क्या है ये चीज़, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपके बुक में भी सबसे पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन के नीचे। फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हमको पता है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब फैक्टर्स क्या चीज़ होती है भैया? फैक्टर्स समझाओ हमें। नेचुरल नंबर्स तो हम समझ के ऊपर, अब फैक्टर्स का मतलब ये है ना कि इसको हम किसकी फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में मेरे को यहाँ पे दे रखा है 30 एग्जाम्पल, दे रखा है मेरे को यहाँ पे 30 एग्जाम्पल के तौर पर 30 दे रखा है। अब अगर मैं 30 को ब्रेक डाउन करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? अच्छा, और हाँ, प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। फैक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं। 13 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो, 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 15 की फॉर्म में। 30 को मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 1 की फॉर्म में। 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की फॉर्म में। और किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ? 6 5 जो 30, यानी कि 6 इंटू 5 की फॉर्म में। अगर इसका हम रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, यानी कि 5 इंटू 6, ये 30 का होगा। प्रोडक्ट की फॉर्म में है और टुकड़े भी बन गए कितने सारे, देखो। तो ये होगा 30 के फैक्टर्स। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर बताया तो साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि देखो, 30 के फैक्टर्स तो ये हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स का भी रोल आता है। इस चैप्टर में प्राइम फैक्टर्स का भी रोल आएगा, और आपने 6 चैप्टर में भी पढ़ा है प्राइम फैक्टर्स के बारे में। प्राइम फैक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर ओनली 1 होता है और खुद होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 को ले लिया, अब 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टर है, 2 यहाँ पे प्राइम फैक्टर है। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 1, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 तो किसी के टेबल में नहीं आता ना, और 1 तो होता ही है, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर होता है
और 2 खुद ही एक है, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा, जैसे कि अच्छा, अब अगर मैं 30 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? 30 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो मैं इसको लिखूँगा, प्राइम फैक्टर आपको करना आता है तो आप यहाँ पे कर ले सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ये होगा इसका प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ गया। क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू में 3 इंटू में 5, सिंपली हो गया ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। अब ऐसे ही कर करके अगर आप 70 के प्राइम फैक्टर लिखना चाहें तो 70 का प्राइम फैक्टर क्या होगा भैया? 70 का प्राइम फैक्टर, 70 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू में 7। ऐसे ही करके 90 का भी लिख सकते हैं, 90 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे ही कर करके बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर के बारे में अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो क्या होता है, प्राइम फैक्टर को ना इररिड्यूसिबल फैक्टर भी कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इररिड्यूसिबल फैक्टर का मतलब क्या होता है? जिनको ये इसको आप अगर क्या आप 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 को क्या आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं 1 को छोड़ के? क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। 2 को किसी और की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में? नहीं लिख सकते हैं। 3 को किसी और के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में? नहीं लिख सकते हैं। अदरवाइज 1, दोबारा बोल रहा हूँ, 1 को छोड़ के नहीं लिख सकते। 5 को क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। तो ये एक और खास बात हो गई प्राइम फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो ये 30 का रोल हुआ, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 हुआ, और इस 70 का प्राइम फैक्टर्स हुआ, ठीक है। इतना हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक्स, वाई, जेड, ए बी सी, ऐसे वेरिएबल्स जिनमें इन वेरिएबल्स का यूज़ होता है, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर आप पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गया। इसके भी फैक्टर्स हमने यहाँ पे समझ लिया है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जिनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, तो ये क्या होगा? एनसीईआरटी में आपको दे रखा है 5xy प्लस में 3x, ठीक है। अब 5xy है प्लस में 3x है। अब 5xy है, 5xy को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे? 5xy को 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। 3x को मैं किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है? जो 5 इंटू एक्स इंटू वाई है, 3 इंटू एक्स है ना, ये भी आपके इररिड्यूसिबल फैक्टर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्या आप 5 को ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं? अदरवाइज 1। एक्स को लिख सकते हैं? नहीं। वाई को लिख सकते हैं? नहीं। 3 और एक्स को लिख सकते हैं? नहीं। तो ये भी होंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ें बन कहाँ से रही है। एनसीईआरटी की जब आप ये किताबें उठाओगे ना, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है, इसके नीचे ही जो आपको नोट 1 करके दे रखा है बॉक्स, इस साइड में जो आपका पैरा है ना, वहाँ भी आपको दिख जाएगा इररिड्यूसिबल। प्राइम फैक्टर्स की जगह भी हम इसको यूज़ करते हैं। प्राइम फैक्टर्स की जगह में, यानी कि प्राइम की जगह में हम वहाँ पे इररिड्यूसिबल लगा देते हैं, तो भी सही माना जाता है। तो हमने यहाँ पे 5xy 5 इंटू एक्स इंटू वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करा, और 3x को 3 इंटू एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा, और ये हमारा एग्जाम्पल था ही, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँ कि अगर यहाँ पे 5xy को लेते हैं हम,
अगर मैं 5xy को 5 इंटू में x और y करके छोड़ दूँ तो क्या ये इरेड्यूसिबल फॉर्म होगा? बताइए। इरेड्यूसिबल फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जिसको जिसको हम फैक्टर की फॉर्म लिखते हैं, लेकिन उसको हम किसी और के फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 5 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, 5 को मैं किसी और के फॉर्म में नहीं लिख सकता, एक्स को नहीं लिख सकता, वाई को नहीं लिख सकता। अच्छा, क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी ना प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। तो क्या ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है? यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है। ऐसे अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो मैं यहाँ पे मान सकता था कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। बीच में भी साइन नहीं है तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, लेकिन आपको शो करना पड़ेगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू वाई। ये आपको शो करना पड़ेगा तभी ये माना जाएगा। अगर मैं इसको अब ऐसे लिखूँ कि 5 इंटू एक्स इंटू वाई, अब ये हो गया इरेड्यूसिबल फॉर्म। ये इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं था, ये है इरेड्यूसिबल फॉर्म। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम करते हैं व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन क्या होता है? सो देखिए, फैक्टराइजेशन, चैप्टर का नाम भी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ, आपके बुक में है, व्हेन वी फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यानी कि जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स में बी नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक नंबर्स भी हो सकते हैं, एल्जेब्रिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया? अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना यहाँ पे, तो एक्सप्रेशंस 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 जैसे हो गए यहाँ पे 3xy कॉमा 5x² y 2xy+2। ये एक्सप्रेशंस हैं और ये ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है, ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में है, क्योंकि हम इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऐसे फॉर्म में। लेकिन दूसरे साइड में जो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं मेरे को, जो कि है यहाँ पे अदर एक्सप्रेशंस, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2x+4, मैंने यहाँ पे लिया 3x+3y। अब 2x+4 है यहाँ पे मेरे पास, तो 2x को तो मैं ऐसे लिखूँगा, चलो 2 इंटू एक्स, लेकिन क्या 4 को मैं ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 इंटू एक्स। 4 का मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2, और 3x+3y को भी लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू एक्स। 3x को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 इंटू एक्स, और 3y को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 इंटू में y। ठीक है, अच्छा इतना करा हमने। अभी तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये हमने करा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं, आ जाइए। अब मेथड ऑफ फैक्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिया जो कि एनसीईआरटी में भी है, 2x+4, यही लेता हूँ चलो, 2x+4।
अब अगर मैं 2x प्लस 4 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है? देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया इनमें से। तो अब यहाँ पे मेरे पास बचा क्या? तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिया ना, अब इसको ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखो 2x प्लस 4, इसको लिखा मैंने यहाँ पे 2 इंटू एक्स और प्लस में 2 इंटू 2 लिखा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x निकलेगा प्लस, अब 3 2 थे, 3 2 में से मैंने यहाँ पे 2 2 का एक कॉमन निकाला, पेयर बना के एक कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो एक 2 बच गया तो यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं या फिर मेरे अलावा कोई भी आपसे पूछे कि 2x प्लस 4 और 2x प्लस 2 क्या सेम है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि अब जो ये 2 है ना, ये 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 2 इसके फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करा जा सकता है, यानी कि 2x प्लस 4 और 2 इंटू एक्स प्लस 2 सेम सेम कह सकते हैं हम। अच्छा, और अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो एक है यहाँ पे 5xy प्लस में 10x। 5xy को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा मैं इसको 5 इंटू एक्स इंटू वाई की फॉर्म में। 10x को अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो लिखूँगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ठीक है। और 2 इंटू 5 यानी कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, इररिड्यूसिबल फैक्टर है ये 10 के। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहे हैं देखो, इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखो 5x प्लस 10x हो गया ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में 5 इंटू एक्स इंटू 2। अब 5 यहाँ पे कॉमन है और x भी यहाँ पे कॉमन है, पेयर बन गया। 2 2 5, 2 5 हुए, एक पेयर बना, 2x हुए, एक पेयर बना। यहाँ से बाहर क्या आएगा? 5 बाहर आएगा, x बाहर आएगा। अब अंदर क्या बच रहा है? y बच रहा है प्लस ये दोनों तो बाहर आ गए। अब क्या बचा? 2 बचा, यानी कि 5x और y प्लस 2। ये हो गया इसका आंसर, यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर ये बना था यहाँ पे। अब क्या 5xy प्लस 10x, ये और ये यहाँ पे सेम है? बिल्कुल है। 5x और y प्लस 2, अब 5x ना इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5xy प्लस में 10x, दीज आर इक्वल विथ 5x और y प्लस 2। क्यों है कॉमन? क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ही तो है, प्राइम फैक्टर्स का सॉरी इनके फैक्टर्स ही तो है, तो इक्वल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, इसलिए इक्वल है, ठीक है। इतना करा हमने। अब यहाँ पे बारी आती है रीग्रुपिंग की। व्हाट इज रीग्रुपिंग? रीग्रुपिंग, अच्छा व्हाट इज रीग्रुपिंग? अब रीग्रुपिंग का अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे क्या दूंगा? जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 2xy प्लस में 3 प्लस में 2y प्लस में 3x। अगर मैं इनका सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ, सिंपल फॉर्म में फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे दिक्कत नहीं होगी आपको कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई करो, फिर 3 इंटू 1 करो, और फिर 2 इंटू वाई करो, फिर 3 इंटू एक्स करो। लेट सपोज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस में 3 इंटू 1, अब प्लस में फिर 2 इंटू वाई प्लस में 3 इंटू एक्स। अब अगर मुझे यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए कहा जाए तो मैं क्या करूँगा?
यहाँ से इसको देखूँगा, फिर यहाँ से इसको देखूँगा, इतना दूर दूर करके कैसे का सही होगा? नहीं। हालांकि आंसर तो ऐसे भी आएगा ना। रीग्रुपिंग करने का मतलब क्या है, इनको पास पास लिख करके लिखे ना, ताकि सेम नंबर पास पास आए और ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं अब इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 2x y प्लस में 3 प्लस में 2y प्लस में 3x है। अब अगर मैं इसको इतना करके रखूँ कि 2xy को मैं पास लेके रखूँगा 2y के, और 3 को मैं पास लेके रखूँगा यहाँ पे 3x के, ये हो गई हमारी रीग्रुपिंग। ठीक है, ये चीज़ थी इसके अंदर। और क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे 2xy प्लस 2y और 3x प्लस 3 था ना, ये होगा रीग्रुपिंग, इसी को रीग्रुपिंग कहेंगे हम। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 2xy हो गया 2xy प्लस में 2y एक ब्रैकेट के अंदर, और मतलब एंड 3 प्लस 3x एक ब्रैकेट के अंदर। इसी को रीग्रुपिंग कहा जाता है। दो नंबर है सेम, कॉमन निकालने में इजी करना है तो इसको पास में रख लो, ये हो गया रीग्रुपिंग। ठीक है, रीग्रुपिंग हुआ। अब आता है मेरे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स का मतलब क्या है? रीग्रुपिंग टर्म्स हमने यहाँ पे निकाल लिया, हमने यहाँ पे सीख लिया, और ये बना मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिला मेरे को। चलो एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन का है ना रीग्रुपिंग टर्म्स का, इसी को हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसका ही हम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे, तो कर लेते हैं, आ जाओ। 2xy प्लस में 2y, ये है एक, और क्या है 3 प्लस 3x, 3 प्लस 3x। ठीक है, अब 2x प्लस 2y को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, प्लस का साइन 2 इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालना चाहूँ, यहाँ पे कुछ कॉमन देखना चाहूँ, कि देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 और y यहाँ पे है ना, और 2 और y यहाँ पे है, तो जैसे ये आई फॉर्म में है, इसको ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। कैसे करूँगा? 2 इंटू वाई यहाँ पे पास में, तो y को भी यहाँ पे पास में लेके आ जाता हूँ, और इंटू में x। यही तो हमने सीखा था कि जो सेम रहेंगे, जो अगले में भी सेम है, उसको भी कोशिश करो कि दूसरे वाले में भी सेम लेकर आओ, वो होगा रीग्रुपिंग। और 2 इंटू वाई, और यहाँ पे मैं 1 भी जोड़ सकता हूँ, जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ये 2 इंटू वाई, 2y और x, 2 इंटू वाई और इंटू 1, ये हुआ। ऐसा ना देखे, अब यहाँ पे सीधा आप निकालो कॉमन 2y। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दोनों का एक पेयर, यानी कि एक 2 बाहर आया। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, दोनों का एक पेयर, y यहाँ पे बाहर आया 2 के साथ। अब ब्रैकेट है, क्योंकि अब तो कोई मैच करने वाला नहीं है, इस ब्रैकेट से यहाँ पे बचा हमारे पास x, प्लस का साइन यहाँ पे 1, 2y x प्लस 1, ये बन गया इसका कॉमन, और ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी बारी है 3 प्लस 3x की। 3 प्लस 3x को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 की फॉर्म में, प्लस 3x को लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की फॉर्म में। ठीक है, अब 3 इंटू एक्स को मैं 3 इंटू एक्स इंटू 1 की फॉर्म में लिखूँगा। 3 इंटू 1 यहाँ पे है, तो इसको 3 इंटू 1 इंटू एक्स, सेम सेम अंदर का। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन है, यानी कि 3 और 3 दोनों का एक पेयर बना, यानी कि 3 बाहर आया। क्या और कुछ बाहर आएगा? देखो 1 तो लेने का मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 हर का फैक्टर होता है कि 1 इंटू 3 इंटू 1 करोगे
3 × 1 तो 3 ही होगा दोबारा। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट से यहाँ पे आया मेरे पास 1, और इस वाले ब्रैकेट से मेरे पास यहाँ पे x, 1 + x। अब अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे लेकर मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, क्योंकि 1 तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो आना तो यही है। तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि 1 को आप इसको लास्ट में ही रखो, ठीक है, यानी कि 3 × x × 1। अब 3 यहाँ से आ गया, इस ब्रैकेट से तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से 3 तो बाहर आ ही चुका है, यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ से, हाँ यहाँ से आएगा x और साथ ही में 1, यानी कि 3x + 1। आप जब करोगे ना, इसको आप इस साइड में रखना ताकि आपका ये परफेक्ट आए। मैंने यहाँ पे मेरी तरह काटे पीटी होगी, ठीक है। 3x + 1 हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि ये जो था ना 2xy + 3 + 2y + 3x, यानी कि जिसको रीग्रुपिंग करेंगे हम 2xy + 2y + 3 + x। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसका जो कॉमन है वो क्या निकल रहा है, देखो 2xy प्लस में 2y प्लस में 3 प्लस में 3x, ये एक्सप्रेशन है इनका। जब मैंने करा तो ये क्या है 2y और 3, 2y + 3 हो जाएगा, और x + 1 और x + 1 इनका एक अलग सा फैक्टर बन जाएगा, कॉमन लेके x + 1, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको 2y x + 1 प्लस में 3 है और x + 1। अब तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि x + 1 और x + 1 आ जाएगा कॉमन, लेकिन क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे नहीं छोड़ते ना इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2y + 3 के फॉर्म में, ठीक है, यही यहाँ पे आया है। तो ये था फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब इतना हमने करा, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 7 टॉपिक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइजेशन करो, ये हमें यहाँ पे कहा है, तो अब ये भी करते हैं हम। चलो, अब यह फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़ है ना, यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज़ मेरे को बुक के अंदर दे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि मेन यूज़ होने वाली है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। a - b² का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। a + b a - b होता है a² - b²। अब इन तीनों के बिहाफ पे, इन 3 आइडेंटिटीज़ के बिहाफ में मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम से परफेक्टली समझ में आ जाए। पहला यहाँ पे मेरे पास x² + 8x + 16। अब x² + 8x + 16 है, बीच का फोकस करना, बीच का यहाँ पे प्लस में है, यानी कि यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, +2ab वाली। x² है, ठीक है। तो x² को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे, x² प्लस में बीच के लिए जगह छोड़ के रखो। 16 को क्या मैं किसी नंबर किसी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। तो +4 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे x का भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर, 4 का भी होल स्क्वायर। अब देखना चाहो तो क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, सॉरी हाँ a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, प्लस वाला है ना, प्लस साइन है, 2 आ गया। a मेरे पास यहाँ पे x है, अब भूल करके स्क्वायर मत लगा देना, यहाँ पे x ही रखना, क्योंकि यहाँ पे a है, इसके ऊपर भी x नहीं है फॉर्मूले में, तो x आ गया। और क्या है, 2x हो गया, और b है यानी कि 4 है, 2x 4। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ a + b² की फॉर्म के अंदर, इसकी फॉर्म के अंदर, तो क्या लिखूँगा, a मेरे पास यहाँ पे है x प्लस का साइन, b है मेरे पास यहाँ पे 4 पूरे का होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया मेरे यहाँ पे x + 4 का होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो यहाँ पे था।
हमें इस फॉर्म के अंदर दे रहा था, हमने इसको इक्वल है तो ये मैंने इसको इसके फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे अब सेकंड वाले को। 4y² माइनस 12y प्लस 9, माइनस है बीच में तो फोकस करो यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। 4y² है, 4y² को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो उसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 और y का होल स्क्वायर, कन्वर्ट करा, माइनस और यहाँ पे बीच के लिए जगह छोड़ो, प्लस में 9 को मैं किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब 1 to 30 आप प्लीज़ याद कर ही लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। और अब देखते हैं फॉर्मूले के बिहाफ पे 2 हो जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में a है यानी कि 2 ओनली। अब आपको ये देखना है जो आपने यहाँ पे बनाया है, और b है मेरे पास यहाँ पे 3, ये आ गया इसकी फॉर्म में। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इक्वल के साइन है तो मैं इसको इसके फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो करूँगा मैं यहाँ पे a है मेरे पास यहाँ पे 2 माइनस b है मेरे पास यहाँ पे 3, यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y भी तो है ना साथ में a के साथ, इसलिए। अब थर्ड वाले की बात करूँ तो यहाँ पे 49p का स्क्वायर है माइनस 36 है। अब यहाँ पे माइनस 36 है और 2 ही है, 2 ही नंबर्स हैं यहाँ पे सब में 3 थे, तो हमने इसका यूज़ करा था आइडेंटिटीज़ का। यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ होगी लेकिन अलग तरीके की, यहाँ पे होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे यूज़ होगी ये वाली आइडेंटिटी। 49p² माइनस 36, 49 को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 7p का होल स्क्वायर माइनस 36 को मैं किसके स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखूँगा, 6 6 36 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 7p का स्क्वायर, 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, a² माइनस b², a² माइनस b², इसका आइडेंटिटी क्या बनती है a प्लस बी, यानी कि 7p प्लस में 6, ये एक ब्रैकेट के अंदर, और a माइनस बी, 7p माइनस है और 6 है, 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, ये होगा इसके फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। बस यही था फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़ में। हमने समझ भी लिया कि क्या होता है, आइडेंटिटीज़ कौन सी मेन है, और यहाँ पे तीनों की बेहद पे क्वेश्चन भी कर लिया, इतना हुआ। अब यहाँ पे लास्ट आता है मेरे पास यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या आता है भैया, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। बस स्प्लिटिंग मिडल टर्म ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर बार आता है और यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म अगर मैं करूँगा तो सॉल्यूशन z² है, z² को z² लिखो, -12 है, -12 को थोड़ा दूर लिखो ताकि बीच के लिए जगह छोड़ पाओ। अच्छा, ये है, एक बार मैं इसको रीराइट कर ही लेता हूँ, -4z, कुछ ज़्यादा ही दूर दूर चले गए, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, देखो अब z² है माइनस यहाँ पे 12 है, अब कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 12 का प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं हम, 2 6 12, 2 3 6, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर मिलकर यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करो या फिर माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो या फिर माइनस करो, यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास माइनस का 4z। अभी मैं यहाँ पे कैसे करूँगा चलिए देखते हैं। देखिए z² माइनस 12 तो इतना हो गया, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मुझे इनका यूज़ करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 3 होता है 12, 12 तो बन गया। अब क्या मैं 4 और 3 से 4z बना सकता हूँ, 4 माइनस 3 करके देखेंगे तो 1 होगा, 4 प्लस 3 करके देखेंगे तो 5 6 7 7 होगा। तो क्या इसके कंडीशन में फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा,
अब क्या करूँगा देखो, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 है। और एक मिनट, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर 12 के बराबर आना चाहिए ना। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 हो गया, ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे 6 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 को रहने दो, 2 को ऐसे ही रहने दो, और 3 इंटू 2 कितना है 6 है, तो 2 इंटू 6 बन जाएगा मेरे यहाँ पे 12 के बराबर बन गया। अब अगर मैं 6 माइनस 2 करूँ या फिर 6 प्लस 2 कर, देखो 6 प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला है, 6 प्लस 2 करूँगा तो यहाँ पे 8z हो जाएगा, और पॉजिटिव में भी है तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस का 6 लेता हूँ और प्लस का 2 लेता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 4 होगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन फुलफिल हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई। इसी का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, यानी कि -6z और माइनस का क्या है 2z। वेरिएबल आपको दोनों के साथ लगाना है, सॉरी प्लस का 2z, क्योंकि माइनस प्लस फिर तो माइनस होकर आएगा नहीं है। क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कॉमन क्या निकलने वाला है, z है और यहाँ पे z है, तो z से z निकलेगा कॉमन, निकल गया भैया। यहाँ पे z का स्क्वायर था, यानी कि z एक बार आया तो यहाँ पे एक बचेगा, -6, ये z तो यहाँ पे आ ही चुका है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2z है और -12 है, तो ये 2 इंटू 1 होता है 2, और 2 इंटू 6 होता है 12। कैट यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, हाँ आएगा, और प्लस है तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे z है तो यहाँ पे z आया, -6 बचा। अब देखो z-6 आया, z-6 आया, इतना है मेरे पास। अब अगर आपको यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम दिख जाए ना, कन्फर्म हो जाओ कि आपका आंसर एकदम सही आया है, परफेक्ट आया है। अब इसको हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर सॉरी यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो z-6 और यहाँ पे z+2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, फाइनल आंसर। इसलिए मैं आपको बोलता कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा भी होगा, समझना ही पड़ेगा। 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका अच्छे से आ जाएगा। अब सॉल्यूशन नंबर सेकंड करते हैं हम, चलो आ जाओ। x² है मेरे पास यहाँ पे, प्लस में 6 है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ तो x² को ऐसे रहेगा 6 है, यहाँ पे 6 का अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 6 का 2 3 और 3 1 इतना होगा। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर यानी कि 2 इंटू 3 हो जाएगा मेरे यहाँ पे 6 के बराबर। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ये हो जाना चाहिए बराबर 6 के, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 6 बनाने की कोशिश करूँ, चाहे प्लस करूँ चाहे माइनस करूँ, तो कैसे होगा देखो। अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ पहले, क्योंकि बड़ा है ना 3 आ गया, और प्लस में अगर मैं यहाँ पे 2 भी ले लेता हूँ, 3 + 2 कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे मुझे 6 नहीं बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है बच्चों, मुझे यहाँ पे बनाना है 5x। क्या बनाना है 5x, तो क्या 3 + 2 यहाँ पे मेरा 5 के बराबर आ रहा है, आ रहा है। और x तो मुझे लगाना ही है, 3 के साथ भी 2 के साथ भी, मुझे बस यहाँ पे देखना कि नंबर मैच कर रहा है क्या। 3 + 2 करूँगा तो नंबर मैच हुआ, और 3 इंटू 2 करूँगा तो 6 हुआ। तो ये कंडीशन मेरी फुलफिल हुई, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे अब करते हैं, चलो x² हो जाएगा, प्लस में बड़ा क्या था 3 था, इसके साथ आ जाएगा x जो यहाँ पे वेरिएबल है बीच में, प्लस में 2x, प्लस 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 है साइन, यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो चीज़ बन रही है वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें से और इसमें से आप कॉमन उठाएंगे तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे कॉमन बन जाएगा x। यहाँ x यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे एक बार आ गया, तो यहाँ पे एक और बार बाहर आएगा, प्लस में 3 आ गया, x+3। यहाँ पे 2 इंटू एक्स है और 6 है, क्या 6 में 2 आता है, देखो 2 इंटू एक्स होगा तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और 6 होगा तो यहाँ पे 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 मेरे पास यहाँ पे कॉमन आ गया,
प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x बचा, प्लस में 3 बचा। अब देखो x+3 दोनों सेम आ गए, मेरा आंसर राइट है बिल्कुल। ये हो जाएगा x+3 और यहाँ पे x+2, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर। यही था यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन देखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। 40 मिनट के करीब वीडियो बन गई है आपकी, तो अच्छा रहेगा कि आप इस चैप्टर को करने से पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन देख लें। तो मिलता है आपके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।